Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to explain and discuss about the law of demand in economics, which is very essential topic. मैंने लॉ ऑफ डिमांड को दो टॉपिक में कंप्लीट किया, दो वीडियोज में कंप्लीट किया है. आप एमसीक्यू करने से पहले सबसे पहले हमारे दोनों वीडियोज को देखें. जब आप दोनों वीडियोज को पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही सारे आंसर्स बताते हुए चले जाएंगे. ये हमारा वादा है, लेकिन सही ढंग से आप उसे अगर पढ़ें तब. ठीक, लेट अस प्रोसीड. आगे देखिए. अब आपको हम एमसीक्यू पूरे एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताते हुए चलेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. ये तो बताना हमारा फर्ज ही है. इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा इनकरेक्ट है तो क्यों है. राइट, चलिए देखिए. द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड. Dear students, I have already expressed before you that law of demand is applicable over normal goods. किस पर applicable होता है? Normal goods. और price and quantity both are dependent and independent variables. Price क्या है? Dependent होती है और quantity independent होती है. Other things remain same, जिसमें हम ceteris paribus का अच्छी तरह से explanation पीछे वीडियोज में किया है. तो अब आप समझ सकते हैं कि द रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी कैसी होती है. तो आपको बताया जनरल लॉ ऑफ डिमांड क्या है. जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, जब प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी. यानी क्या हुआ? एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है. एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा रिलेशन है, बिल्कुल निगेटिव रिलेशन है. अगर प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ जाती तो मैं कहता पॉजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में. ठीक, तो अब देखिए, अब आप ऑप्शन पर आइए अपने. लॉ द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज. पॉजिटिव तो है नहीं, क्योंकि बढ़ने पर बढ़ता नहीं, घटने पर घटता नहीं, बल्कि बढ़ने पर घटता है, घटने पर बढ़ता है. पॉजिटिव गलत है आपका ऑप्शन, पॉजिटिव गलत हो गया, डायरेक्ट भी गलत हो गया. इनवर्स रिलेशनशिप यानी निगेटिव रिलेशनशिप होता है. कैसा रिलेशनशिप है? निगेटिव रिलेशनशिप है. यही आपका आंसर होना चाहिए. सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखें. फॉल इन प्राइस. जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड क्या होगा? डिमांड. वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है आपका. बिल्कुल, डिमांड बढ़ जाएगा, यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. जब प्राइस गिरेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, तो उस समय पर डिमांड बढ़ेगा. और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगा. यानी बिल्कुल सही आंसर है आपका ए. नेक्स्ट देखें. व्हेन डिमांड इंक्रीजेज. जब डिमांड बढ़ती है एट द सेम प्राइस. अब क्या? अब आप हमारे वीडियो नंबर 2 पर जाएं और वहां पर देखें, हमने पढ़ाया है कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब कुछ पढ़ाया है. जब डिमांड इंक्रीज होता है प्राइस बिल्कुल सेम रहती है. तो जब प्राइस में कोई चेंजेस ना हो तो डिमांड बढ़े. अगर डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है? या तो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा. प्राइस सेम होने पर आपको हमने शिफ्ट ऑफ डिमांड बताया है. प्राइस सेम होने पर शिफ्ट ऑफ डिमांड होता है. तो प्राइस सेम होने पर और डिमांड शिफ्ट हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो क्या होगा? फॉरवर्ड होगा. क्योंकि कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन ये दोनों ही लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करते हैं. जब प्राइस बढ़ती है तो बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घट जाती है, जब क्वांटिटी घटती है तो प्राइस बढ़ जाता है. यानी कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन दोनों आंसर नहीं है. फॉरवर्ड होगा यानी कि शिफ्ट ऑफ डिमांड होगा, डिमांड बढ़ गई. ठीक, प्राइस सेम रखा गया और डिमांड बढ़ गई. और उसके बाद बैकवर्ड तब होगा जब आपकी प्राइस सेम रहेगी और डिमांड शिफ्ट बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ होगी, तब आपका डिमांड बैकवर्ड होगा. तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं और आंसर आपका सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट देखें. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स को कभी कभी गिफिन गुड्स के नाम से भी लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखें. इंफीरियर गुड्स. अब क्वेश्चन पढ़िए. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. देखें, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं इसको. गिफिन जी ने कहा था, गिफिन के नाम से ही एक इंफीरियर गुड्स है. तो गिफिन ने कहा था कि जब इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसके डिमांड बढ़ जाते हैं. प्राइस बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है. जब प्राइस घटती है तो डिमांड घट जाती है.
ठीक। तो दिस इज मेंटेलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की मेंटेलिटी होती है, जब कोई भी चीज़ महंगी बिक रही हो तो उसे सोचते हैं ये अच्छा है, और जब सस्ती बिक रही हो तो उसे सोचते हैं ये खराब होगा। ठीक। तो दिस इज मेंटल स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर। इसी को स्टडी किया मिस्टर गिफिन जी ने, और उन्होंने बताया कि अगर इंफीरियर गुड्स का भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में परिवर्तन होता है, डिमांड बदल जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों में होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस घटने पर डिमांड घटेगी। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड विल बी पॉजिटिव। ये आपका आंसर ए होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स ऑफ द डिमांड, प्रेस्टिजियस गुड्स द डिमांड विल फॉल इन प्राइस। देखिए, प्रेस्टिजियस गुड्स हमारे और आप जैसे लोगों कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये तो बड़े कंज्यूमर के लिए होता है जिनके पास पैसे बहुत हैं और प्रेस्टिजियस गुड्स को एक्वायर करने की अपने मन में डिजायर रखते हैं। ठीक। जैसे कुछ दिन पहले अभी मोदी जी का कुर्ता बिका था, कई सीनरी बिकी थी, मूर्तियां बिकी थी। ठीक। जिनकी मार्केट में अगर वैल्यू देखा जाए तो बहुत कम थी, लेकिन कई गुना ज़्यादा पर उनकी नीलामी की गई, बोली लगाई गई। तो दिस इज कॉल्ड प्रेस्टिजियस गुड्स। तो प्रेस्टिजियस गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसके डिमांड बढ़ जाते हैं, और प्राइस अगर घटती है तो उसके डिमांड घट जाते हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मल कंज्यूमर नहीं है, वहाँ पर प्रेस्टिजियस पीपल भी हैं, रिच पीपल हैं। वो रिच पीपल उन्हीं गुड्स को एक्वायर करना चाहेंगे अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा महंगी हो। ठीक। तो यहाँ पर आपको बताएं, इन केस फॉल इन प्राइस, अगर उसका रेट घटेगा तो आपकी डिमांड भी घट जाएगी, तुरंत डिमांड घट जाएगी, और अगर इनका रेट बढ़ेगा तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि प्रेस्टिजियस गुड्स है, ये व्यक्ति के सम्मान की बात रखता है। ठीक। अब यानी आंसर आपका बी होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज। शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है, स्लोप अपवर्ड होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको जो सेकेंड वीडियोज में आपको पढ़ाया है कि शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है। कभी वो नीचे की साइड में गिरता हुआ नज़र आता है, कभी वो ऊपर की साइड में चढ़ता हुआ नज़र आता है। तो दोनों हो सकता है, स्लोप डाउनवर्ड भी हो सकता है, स्लोप अपवर्ड भी हो सकता है। नॉर्मल वे में हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, नॉर्मल वे में हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा आप इसका आंसर डाउनवर्ड ही करेंगे। लेकिन कभी कभी जब बात मूवमेंट्स की आ जाए तो वहाँ पर अपवर्ड भी शिफ्टिंग होती है, राइट। नेक्स्ट देखें, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेज। राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा है, तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पहले इसको हटा दो, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में से अब आप सोचेंगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? राइटवर्ड, दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज, ये प्राइस सेम रखी, इसी पर जब आपकी प्राइस सेम रही और क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्वांटिटी आ गई Q1 और पहले थी Q, प्राइस बिल्कुल सेम रहा। ठीक। अब क्या हुआ? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब DD लाइन ये हो गई, D1 D1, ये D1 D1 हो गई, ये पहले DD थी, राइट। तो अब क्या हुआ? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व राइट साइड में गया, यानी आगे के साइड में बढ़ गया, तो क्या होगा? फॉरवर्ड। और अगर यही पीछे के साइड में जाता तो बैकवर्ड होता। ठीक। तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नहीं 7 था, हाँ ये आया फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड आंसर आपका क्या है? डी। ठीक। तो डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें,
फॉरवर्ड मूवमेंट इंडिकेट, फॉरवर्ड मूवमेंट क्या बताता है? अभी अभी आपको बताया मैंने। फॉरवर्ड मूवमेंट, ये देखें, ये डी लाइन थी, अब ये डी लाइन हो गई, ये इंक्रीज हो गया। तो फॉरवर्ड डिमांड कर्व आपको फॉरवर्ड मूवमेंट क्या बताता है? फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया कि आगे बढ़ गया। तो क्वांटिटी ये हो गई, पहले क्वांटिटी ये थी, अब क्वांटिटी ये हो गई, राइट। तो जब क्वांटिटी आपकी क्या हुआ? बढ़ गया, तो डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। यानी आपका ऑप्शन होना चाहिए ए, करेक्ट आंसर। और बाकी सब गलत हैं। डिक्रीज इन डिमांड हो नहीं सकता क्योंकि फॉरवर्ड है और बोथ नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ डिमांड इज, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड कौन सा लॉ क्रिएट करता है, किस लॉ पर चलता है? तो लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली सोशल लॉ पर चलता है, क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की इनकम हमेशा ही लिमिटेड ही होती है, और सभी लोग अपने उस लिमिटेड इनकम से ही संतुष्ट होना चाहते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हैज लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग एंड वांट टू सेटिस्फाई फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, एंड ही वांट्स हिज डिजायर ऑलवेज एक्सटेंड टू गेट एवरीथिंग। लेकिन हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर हम सब कुछ डिजायर तो कर सकते हैं, लेकिन डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सोशल लॉ है, जो सामाजिक सभी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, कंडीशंस पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि सोशल लॉ होती है। और ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में भी आ चुका है, पहले हमारे टीजीटी के एग्जाम में भी आ चुका है, हमारे यहाँ पर आरबीआई के भी एग्जाम में आ चुका है। अब बच्चों को ये समझ में आता है, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, कभी प्राइस बढ़ती है, कभी नो 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 नो, दिस इज सोशल लॉ, बिकॉज हम सभी लोग सामाजिक हैं। हम लोगों के डिमांड करने से ही किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और हमारी डिमांड घटा देने से या इग्नोर कर देने से डिमांड अपने आप घट जाती है। तो देयरफॉर इट इज अप्लीकेबल ऑन सोसाइटी, तो इट इज सोशल लॉ। नेक्स्ट देखें, इफ रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स चेंज विद चेंज ऑफ द डिमांड ऑफ अदर गुड्स इज ड्यू टू। अब आप क्या बताएंगे? रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स चेंज, यानी कि एक गुड्स की प्राइस के बदलने पर विच चेंज द डिमांड ऑफ अदर गुड्स, और दूसरे गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, कौन सा इफेक्ट है, अब आपको बताना है। देखिए, अभी आपको हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ाया है व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट इज जॉइंट गुड्स, व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, सबका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। वहाँ पर अगर वो एक्सप्लेनेशन आपने सेकेंड वीडियो देख रखा है तो आंख बंद करके आप आंसर लगाएंगे सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब देखें, रिलेटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो हमें सेटिस्फैक्शन सेम देता है, चाहे मैं ये कंज्यूम कर लूँ चाहे वो कंज्यूम कर लूँ। एक गुड्स की प्राइस के बढ़ने पर दूसरे की मैं डिमांड करता हूँ, और दूसरे की प्राइस बढ़ने पर मैं फर्स्ट गुड्स की डिमांड करता हूँ, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ डिमांड इज कंसर्न्ड विद, अब इसे आप लोग बताएंगे हमें कि लॉ ऑफ डिमांड किससे कंसर्न्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर है, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट पर है, कंज्यूमर डिमांड पर है, या मार्केट डिमांड पर है। अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर दीजिए और सोचिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता, जैसे बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल गुड्स क्या है? चाय और काफ़ी, तो चाय की जगह पर हम काफ़ी पी लेते हैं, काफ़ी की जगह पर चाय पी लेते हैं। कंज्यूमर डिमांड क्या है? चाय के लिए भी है, काफ़ी के लिए भी है, कार के लिए भी है, पेट्रोल के लिए भी है, आलू के लिए भी है, मिल्क के लिए भी है, सबके लिए है। तो लॉ ऑफ डिमांड बताइए किस पर अप्लीकेबल है। मार्केट डिमांड क्या होती है? सबसे लास्ट पॉइंट है, जब सभी की डिमांड को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। अब आपको मैंने ABCD चारों के प्रॉपर आंसर दे दिए हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारा करेक्ट आंसर कंज्यूमर गुड्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी और
सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी और मार्केट का भी सबका डिमांड बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज कंसर्न विद द कंज्यूमर डिमांड एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर की डिजायर, सब कुछ अगर हम देखते हैं तो केवल कंज्यूमर का देखते हैं, ना मार्केट का देखते हैं, ना सब्स्टिट्यूट का देखते हैं, ना कम्प्लीमेंट्री का देखते हैं। राइट, नेक्स्ट देखें 12 कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी आपको हमने कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन दो वर्ड्स बताए हैं, कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में आपकी डीडी लाइन ऊपर की साइड में होती है, प्राइसेज के घटने के बाद डिमांड बढ़ती है, और यहाँ पर डीडी लाइन आपकी नीचे की साइड में स्लोप होती है। ठीक, अब आप देखें कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एराइज ड्यू टू प्राइस में चेंजेज होने पर होता है। तो प्राइस चेंज होगी तो डिमांड क्या होगा, घट जाएगी। ठीक, बताया इंक्रीज इन प्राइस, आप अपने ऑप्शन से आंसर लीजिए। इंक्रीज इन प्राइस, तो देखें पहले हमारी डीडी ये थी 10 रुपये में मैं 100 यूनिट्स एक्वायर करता था। ठीक, 10 रुपये से बढ़ाकर मैंने अपना रेट 15 रुपये कर दिया अपने कमोडिटी का, तो क्या हो गया, अब आपकी क्वांटिटी घट करके 40 हो गई। क्या हुआ, डीडी लाइन पहले ये थी, अब ये हो गई। ठीक, तो क्या हुआ, प्राइस मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ाया तो हमारी कंट्रैक्शन हो गया, प्राइस के बढ़ने पर कंट्रैक्शन। ऐसे ही वाइस वर्सा अगर आप देखें तो प्राइस के घटने पर आपकी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो पहले हमारी प्राइस ये थी, बाद में प्राइस ये हो गई। राइट, तो जब पहले प्राइस ये थी, P था, अब P1 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी पहले Q थी, अब Q1 हो गई। तो जब हमने प्राइस बढ़ाया, जिस समय पर हमने प्राइस इंक्रीज किया, तो हमारी डिमांड कर्व ऊपर के साइड में स्लोप हुआ, और जब हमने प्राइस डिक्रीज किया तो नीचे के साइड में स्लोप किया। तो इस पॉइंट को हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। राइट, कंट्रैक्शन में आपकी डीडी कम होगी, यानी क्वांटिटी कम होगी, और टोटल बेस्ड ऑन क्वांटिटी ही होता है। इसलिए जब क्वांटिटी कम हो तो कंट्रैक्शन, जब क्वांटिटी बढ़ जाए तो एक्सटेंशन। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपका आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन सेम बट ऑल अदर एज्यूम्ड कांस्टेंट। तो बच्चों, इट इंडिकेट टू द फर्स्ट वीडियो की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, जिसमें मैंने आपको कुछ एजम्पशंस बताए थे, और साथ साथ में ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्यों है, क्योंकि इसके प्रॉपर एजम्पशंस हैं। जैसे साइंस में प्रॉपर फार्मूले होते हैं, अगर आप फार्मूले लेकर नहीं चलेंगे तो कभी भी किसी का आंसर नहीं निकाल सकते। ऐसे ही सेम हमारे कुछ इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस होते हैं। विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ एजम्पशंस यू कांट गेट अ करेक्ट आंसर ऑफ योर इकोनॉमिक्स अंडर दिस टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। तो अंडर दिस टॉपिक आपको अगर एजम्पशंस याद हैं तभी आप समझ सकते हैं। देखें कौन सा ऐसा है जो रिमेन सेम बट ऑल अदर एज्यूम्ड कांस्टेंट, बाकी सभी को हम कांस्टेंट कर देते हैं। देखिए प्रेफरेंस है, टेस्ट है, इनकम है, मार्केट डिमांड है, और पब्लिक ग्रोथ है, पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दीज ऑल आर कांस्टेंट, लेकिन प्राइस को आपको सेकेंड वीडियो में पढ़ाया है। सेकेंड वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, पूरा लॉ ऑफ डिमांड को हम कैलकुलेट कर डालेंगे। राइट, तो प्राइस क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी सभी जितने भी हैं वो हमारे एजम्पशंस हैं, और एजम्पशंस में हम ये सभी को कांस्टेंट रखते हैं। ये कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ती है और घटती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमारी घट जाती है, प्राइस के घटने पर डिमांड हमारी बढ़ जाती है। और साथ में आपको ये भी बताया था अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी सभी चीज़ें आप बिल्कुल सेम रखेंगे। राइट, तो ये सभी कांस्टेंट हैं, केवल प्राइस आपकी बढ़ेगी और घटेगी। आंसर आपका डी होगा।
14th देखें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन। क्वांटिटी किस पर बेस्ड होता है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिस पर क्वांटिटी की डिमांड। तो अब यहाँ पर इसने ये नहीं बताया है कि आपका मूवमेंट है या शिफ्ट है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम भी मूवमेंट और शिफ्ट को कांस्टेंट रख करके काम करेंगे। देखें ऑप्शन देखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ती है या घटती है या फ्लक्चुएशंस होता है तो क्वांटिटी में भी फ्लक्चुएशंस होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखें, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये भी अगर बढ़ती है घटती है तो भी क्वांटिटी में चेंजेज होना स्वाभाविक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी है, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और इनकम ऑफ कंज्यूमर घट जाएगा तो डिमांड घट जाएगी। तो अब एक नॉर्मल क्वेश्चन के लिए हमारे पास नॉर्मल आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें सभी रिलेवेंट आंसर्स दिए हुए हैं और सभी रिलेवेंट आंसर्स बिल्कुल आपके रिलेवेंसी की तरफ, आंसर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखें, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट अराइज। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट, क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, ये कब अराइज होती है। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैसा जेब में देखा, हाँ है। बिलिंगनेस, इच्छा है। रेडी टू पे, तैयार भी हैं। तो ये आपको फर्स्ट, बिल्कुल वीडियो के फर्स्ट लाइन में आपको हमने समझाया था कि देयर शुड हैव डिजायर। सेकेंड पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड पॉइंट रेडी टू पे। व्हेन वी सेटिस्फाई ऑल ऑफ द 3 पॉइंट्स देन वी क्रिएट डिमांड। तब मैं डिमांड कर देता हूँ। टाइम भी होता है हमारे पास, एक फैक्टर टाइम का भी है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, बिलिंगनेस भी होगा और रेडी टू पे भी होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों, मैंने आपको एजम्पशंस पढ़ाया है और उन एजम्पशंस में देखो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया था। एजम्पशंस में प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड चेंज नहीं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट पढ़ाया था, ठीक। नेक्स्ट देखें, देयर शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी। अगर कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट होगी तो हमारे हमारी क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। ये भी आंसर नहीं है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी शुड नॉट बी कंटिन्यूअस। डिमांड फॉर अ कमोडिटी शुड नॉट, अगर कंटिन्यूअस होगी ही नहीं तो डिमांड ही नहीं बनेगा, ठीक। द कमोडिटी शुड नॉट कन्फर एनी डेस्टिनेशन। ये आपका आंसर करेक्ट लग रहा है। अभी ए बी सी तीन के तीनों ऐसे आंसर हैं जो आपके एजम्पशंस में बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन ये बताया कमोडिटी शुड नॉट कन्फर एनी डेस्टिनेशन, यानी ये अपने डेस्टिनेशन को नहीं चेंज करेगी। यानी ये आंसर आपका डी करेक्ट आंसर एजम्पशंस का हो सकता है। डी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट देखें, द हायर प्राइस ऑफ लग्जरियस गुड्स। बेटा गुड्स लिख गया है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। द हायर प्राइस ऑफ लग्जरियस गुड्स द हायर विल बी डिमांड। ये दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, ये कंसेप्ट कौन सा कहता है, कौन सा कंसेप्ट इसे कहा जाता है। देखिए बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ। डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ एक ऐसी लॉ होती है जो देखने के बाद हमारे दिमाग में आना शुरू होता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं और देखने में अगर पसंद आ गया तो उसे डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ के अंदर इंक्लूड करते हैं। वेबलेन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो लग्जरियस गुड्स होती है यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन तो होता ही है, साथ साथ में प्रेस्टीज भी होता है। तो प्रेस्टीज इस बात की होती है, जो रिच पीपल होते हैं वो चाहते हैं हमारे घर में एक बहुत महंगा आइटम रखा जाए या महंगा आइटम हम खरीदने के डिजायर रखते हैं। तो वेबलेन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो लग्जरियस गुड्स को ही इंडिकेट करता है। डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ तो सभी जगह पर एप्लीकेबल हो सकता है,
क्योंकि देखने पर आप मार्केट में निकले थे, आपको कोई भी चीज़ देखने पर अच्छी लग गई तो आपने उसका डिमांड क्रिएट कर दिया, तो डिमॉन्स्ट्रेशन लॉ है। और वेबलेन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन लग्जरियस गुड्स ओनली एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ रिच पीपल, तो दे ऑलवेज क्रिएट डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, राइट। तो दिस इज वेबलेन इफेक्ट। और गिफिन पैराडॉक्स जो है ये इंफीरियर गुड्स पर एप्लीकेबल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बी, करेक्ट आंसर। गिफिन गुड्स, अभी आपको बताया कि गिफिन गुड्स इज ऑलवेज इंडिकेट टूवर्ड्स द इंफीरियर गुड्स, वो हमेशा इंफीरियर गुड्स पर ही स्टडी किया है, तो गिफिन गुड्स कहो या इंफीरियर गुड्स कहो, बोथ आर सेम। गिफिन लॉ इस बात को इंडिकेट करता है कि जब इंफीरियर गुड्स के रेट बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, इंफीरियर गुड्स के रेट बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इंफीरियर गुड्स के रेट घटने पर डिमांड घट जाती है। और हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है, ठीक। तो एडवर्स रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड से गिफिन गुड्स का, राइट। तो दिस इज इंफीरियर गुड्स, यानी ऑप्शन आपका बी इज अ करेक्ट आंसर। लग्जरी गुड्स अभी आपको बताया वेबलेन इफेक्ट होता है, सुपीरियर गुड्स डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। ऑल ऑफ द अबव कोई आंसर है नहीं, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर पहले ही बी मिल चुका है। नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ऑन, पहले भी अभी आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन में बता चुका हूं कि लॉ ऑफ डिमांड कहां पर एप्लीकेबल होता है, और थ्योरी में भी आपको बता चुका हूं कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, नॉर्मल गुड्स पर ही एप्लीकेबल होता है। लग्जरी और इंफीरियर गुड्स ये तो दोनों इसके अपोजिट में चलते हैं, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स पर ही एप्लीकेबल होगा, लग्जरी गुड्स और इंफीरियर गुड्स ये दोनों आपके अपोजिट, लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट में चलता है। नेक्स्ट देखें 20 क्वेश्चन, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय इंक्रीज इन प्राइस, आपको पीछे भी समझा चुका हूँ, आप खुद इसका आंसर बताएंगे हमें और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आपको देखना है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय इंक्रीज इन प्राइस, तो या तो कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन होगा कि फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक। फॉरवर्ड बैकवर्ड हमेशा याद रखें शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होती है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है। कंट्रैक्शन में ऊपर की तरफ डी लाइन बढ़ती है और एक्सटेंशन में नीचे की तरफ डी लाइन बढ़ती है, राइट। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, अब क्या हुआ, गिर रही है, तो गिरना तो यहाँ पर है, ये गिरना हो गया, ठीक। तो फॉल्स हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय इंक्रीज इन प्राइस, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, ठीक, कंट्रैक्शन, यानी आंसर आपका ए होना चाहिए। विच इज द फर्स्ट लॉ इन मार्केट, विच इज द फर्स्ट लॉ इन द मार्केट, देखें लॉ ऑफ कंजम्पशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक। तो कौन सी ऐसी लॉ है जो सबसे पहले आई, वैसे हमारे समझ से तो सबसे पहले हमारी डिजायर आई, हमारी इच्छा आई, हमारी आवश्यकताएं आई। तो हमारी आवश्यकताएं डिपेंड करती हैं डिमांड पर, प्राइस पर, रिसोर्सेज पर, तो हम पहले अपने रिसोर्सेज को देखें, यानी लॉ ऑफ डिमांड ही हमारे सबसे फर्स्ट स्टेप मार्केट में आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजम्पशन और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये बाद में ही आएंगी, पहले हम डिमांड क्रिएट करेंगे, क्वांटिटी मार्केट में सेल होगी, उसके बाद ही कंजम्पशन होगा। पहले हम खरीदेंगे तो डिमांड होगा, ठीक, और जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो लॉ ऑफ कंजम्पशन होगा। और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली बोथ आर मार्केट कंपटीशन, तो वहाँ पर मार्केट की बात आएगी। तो मार्केट तो तब बनेगी ना जब कंज्यूमर सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो खरीदने पर लॉ ऑफ डिमांड बनती है, ठीक। यानी फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें मार्केट की तो खरीदना हुआ, यानी डिमांड क्रिएट करना हुआ, तो डिमांड इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड से, ठीक। यानी आपका आंसर होना चाहिए डी। जनरली डिमांड कर्व है, जनरली डिमांड कर्व क्या होता है, अभी हमेशा डिमांड कर्व कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक।
तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप बच्चों ऐसे होना चाहिए, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। ठीक, निगेटिव स्लोप है, हाँ बिल्कुल निगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक, तो अब आपका आंसर होना चाहिए बी, यानी जनरली डिमांड कर्व ऑलवेज निगेटिव स्लोप, हमेशा ही निगेटिव स्लोप ही होता है। पॉजिटिव स्लोप होता है सप्लाई का होता है, या डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के जो भी एडवर्स में चलते हैं, जैसे लग्जरियस गुड्स हो गया, तो गिफिन गुड्स हो गया, वेबलेन इफेक्ट्स हो गया, तो ये सभी डिमांड कर्व को ऊपर की तरफ स्लोप पॉजिटिव स्लोप बता देते हैं। ठीक, वहाँ पर पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। नेक्स्ट देखें, टी सेलर क्रिएट डिमांड फॉर मिल्क। अभी अभी आपको हमने समझाया था कि टी सेलर क्रिएट डिमांड फॉर मिल्क, तो जब हमारी टी की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो अपने आप डिमांड मिल्क की बढ़ जाएगी, शुगर की बढ़ जाएगी। ठीक, इसे बिना खरीदे हुए आप टी बना ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है ज्वाइंट डिमांड, इसे हम ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। और कंपोजिट डिमांड भी आंसर सही है आपका, कंपोजिट भी हो सकता है और ज्वाइंट डिमांड भी हो सकता है। ठीक, तो ज्वाइंट जब सीधे सीधे दिया हुआ तो आप ज्वाइंट डिमांड को अपना आंसर मानें, और कंपोजिट आंसर भी ठीक है। बी और सी दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, हमें दोनों एक साथ नहीं देना चाहिए, कंपोजिट देते या आपको ज्वाइंट डिमांड देते। ठीक, तो आपका ऑप्शन एक सही होता, यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप विल बी, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, अब यहाँ एक्सेप्शंस की बात आ रही है। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व यानी लॉ ऑफ डिमांड तो आपको मालूम है कि ऐसे होता है, जब एक्सेप्शन की बात आएगी तो पक्का ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो होगा वो अपवर्ड टू राइट हो जाएगा, अपवर्ड टू राइट हो जाएगा। आपका आंसर बी है। डाउनवर्ड तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया गया, जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा तो डाउनवर्ड होगा, और अपवर्ड होगा जब आपकी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस होगा। तो ये गिफिन पैराडॉक्स एक्सेप्शन है, वेबलेन इफेक्ट एक्सेप्शन है, लग्जरियस गुड्स प्रेस्टिजियस गुड्स एक्सेप्शन है। ठीक, या मादक पदार्थों का सेवन करना, वाइन पीना एक्सेप्शन है, मनी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना एक्सेप्शन है। ठीक, नेक्स्ट देखें, विच गुड्स फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड एंड नॉट एक्सेप्शन। फिर वही पॉइंट आ गई, एक्सेप्शन में अभी अभी आपको मैंने बताया गिफिन गुड्स भी एक्सेप्शन है, अल्टरनेटिव गुड्स भी एक्सेप्शन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी। अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स ये दोनों पर ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं। नॉर्मल गुड्स ऐसे हैं जो हमारे एक्सेप्शन नहीं हैं, यानी एजम्पशंस के अंदर, एजम्पशंस में हमने गिफिन गुड्स, अल्टरनेटिव गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंटरेस्ट, टेस्ट, फैशन, ये सभी चीज़ों को कांस्टेंट कर रखा है। गिफिन गुड्स एक्सेप्शन है, और ये दोनों गुड्स अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन दोनों को मैंने कांस्टेंट बना रखा है। केवल नॉर्मल गुड्स ऐसा है जो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। ये तीनों आंसर आपके गलत हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद उसका रिलेवेंट आंसर ढूंढना चाहिए। जो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, फिर उसके बाद सोचिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि कोशिश तो यही किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सारे ऑप्शन एक जैसे रखे जाते हैं, आपको उसमें से भी रिलेवेंसी और इररिलेवेंसी दोनों निकालना होता है। तो रिलेवेंट वही होगा जो आपके आंसर से पूरा मैच करेगा, कंप्लीट मैच करेगा, राइट। रटने वाला नहीं है कि आपने उसे याद कर लिया, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, ऑप्शन बदल जाएगा। नेक्स्ट देखें, सेटेरिस पेरिबस, अभी तक आपको कई बार समझाते हुए आ रहे हैं। सेटेरिस पेरिबस ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन, वो एजम्पशंस है। सेटेरिस पेरिबस इज वन ऑफ एजम्पशन, मान्यताएं हैं हमारी। इसको बताते हैं कि सेटेरिस पेरिबस में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल, यानी अदर थिंग्स को हमें कांस्टेंट रखना है,
तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगी। तो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो अदर थिंग्स अगर रिमेन कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, हमेशा ही निगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखो लॉ ऑफ डिमांड निगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है प्राइस और क्वांटिटी का, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन सेम है। सेट्रिस पेरिवेस ऑलवेज एक्सप्रेसेस द अदर थिंग्स रिमेन सेम। नेक्स्ट देखें टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज। देखो बच्चों, जब हम टेबल में कोई भी इंडिकेशन करते हैं उसका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा डिमांड कर्व होगा। तो याद रखो टेबल से जो डिमांड कर्व प्रिपेयर किया जाता है वो हमारा शेड्यूल होता है, डिमांड कर्व नहीं होता, और क्रॉस डिमांड नहीं होता, डिमांड कर्व भी नहीं होता। हमेशा टेबल से, टेबुलर फॉर्म से जब भी हम डिमांड कर्व प्रिपेयर करेंगे तो उसे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे, राइट। डिमांड शेड्यूल, टेबुलर फॉर्म, याद कर लीजिए अभी से ही, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखें लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है। फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन डिमांड, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि फॉल इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए राइज इन प्राइस एंड राइज इन डिमांड, ये भी गलत है। ये तो एक्सेप्शन है कि जब प्राइस गिफिन पैराडॉक्स का एक्सेप्शन है ये, कि प्राइस को बढ़ा दोगे तब डिमांड बढ़ जाएगी, ये भी गलत है। राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ये सही आया, यानी क्वांटिटी तब बढ़ेगी जब आपकी प्राइस घट जाएगी, यानी आंसर आपका सी होना चाहिए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और राइज इन प्राइस ड्यू टू फॉल इन सप्लाई, तो सप्लाई मैंने आपको अभी पढ़ाया ही नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट देखें लॉ ऑफ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू। लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, ठीक। आपको सेकेंड वीडियो में आपको हमने कुछ लर्निंग पॉइंट बताए हैं कि लर्निंग पॉइंट को याद कर लो बच्चों, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। उस लर्निंग पॉइंट को पढ़ने के बाद तब इस क्वेश्चन को करना, मैं सीधे सीधे आंसर आपको डी बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखें विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड परसेंटेज एक्सपेंडिचर विल। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, ये दोनों मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट्स होते हैं प्राइसेज बढ़ाना और प्राइसेज घटाना, ये हमारे कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होती है तो मैं डिमांड ज़्यादा करता हूँ, इनकम कम होती है तो डिमांड कम करता हूँ। लेकिन फिर से सेट्रिस पेरिबस को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है अदर थिंग्स रिमेन सेम। हमें मालूम है कि बच्चे पढ़ने से पहले उनका दिमाग कहीं और घूमने लगता है, एक जगह कंसंट्रेट तो रह ही नहीं सकते हो आप लोग, ठीक। आपको समझ में आ रहा सर इनकम ज़्यादा होगी तो मैं एक ही चीज़ का डिमांड क्यों करूँगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सेट्रिस पेरिबस में यही बताया गया अदर थिंग्स रिमेन सेम, आपका इंटरेस्ट और टेस्ट नहीं बदलना चाहिए। तो इंटरेस्ट और टेस्ट आपको सेम रखना है, उसी प्रोडक्ट के लिए रखना है, तो आपका डिमांड बढ़ेगा। तो विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड द परसेंटेज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा, ठीक। और यहीं पर अगर होता डिक्रीज इन इनकम तो आपका घट जाता, ठीक। नेक्स्ट देखें व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स, यानी अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया था कि डिमांड जब हम पेंसिल का करते हैं तो पेंसिल का डिमांड जब ज़्यादा होगी तो वहीं पर तुरंत आपकी वुड की डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी पिन की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब आप मिठाई का ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मिल्क का रेट बढ़ जाएगा, ठीक। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक की डिमांड अगर बढ़ती है तो ये सभी एक साथ जॉइंटली लेकर के चलते हैं, ठीक। तो जॉइंट डिमांड होगा, कंपोजिट डिमांड भी है और डेराइव्ड डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, इतना है, ठीक। तो जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके रिलेवेंट जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज इंक्लूडेड इन योर डेराइव्ड डिमांड। हमेशा याद रखो प्रोडक्शन के साथ डेराइव्ड डिमांड आता है, प्रोडक्शन एंड डेराइव्ड डिमांड बोथ आर सेम।
इन योर MCQ। ये याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो सभी डेराइव्ड डिमांड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और आपका आंसर बी होगा। जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड ये भी बिल्कुल वैसे ही रिलेवेंट हैं, वैसे ही बिल्कुल सेम आंसर आपका देंगी, ठीक। लेकिन प्रोडक्शन की बात किया गया है यहाँ पर, इसलिए प्रोडक्शन के लिए डेराइव्ड डिमांड आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इनकम डिमांड इज अफेक्टेड विद। इनकम डिमांड, अब सीधे सीधे बता दिया इनकम डिमांड किससे अफेक्टेड है, तो आपके इनकम से अफेक्टेड होगी, ठीक। जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, जब इनकम हमारी कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे। नेक्स्ट देखें 33, व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू राइज इन इनकम। तो अभी आपको हमने कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन 2 पॉइंट बताया था। जब डिमांड राइज ड्यू टू राइज इन इनकम, इनकम के बढ़ने पर अगर डिमांड बढ़ती है, इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइसेज सेम रहेंगे, प्राइसेज सेम रहेगी तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगी। इनकम के बढ़ने पर डिमांड प्राइसेज घटती या बढ़ती है तो कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन होगा, ठीक। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू राइज इन इनकम, तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ गई यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डिमांड होना चाहिए, और फॉरवर्ड का आंसर यहाँ है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए डी, ठीक। हमें मालूम है आप सभी लोग अपना दिमाग कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन की तरफ से पूरा केंद्रित किए हुए थे, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो तब आप अपना आंसर दीजिए, उसके पहले नहीं। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से कंफ्यूज करते रहते हैं ताकि आप अपने ऑप्शंस को बदल दें। व्हेन टू गुड्स, बच्चों इसे गुड्स कर लीजिएगा, गुड्स लिख गया है। व्हेन टू गुड्स आर जॉइंटली यूज टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्शन, टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, जब 2 गुड्स को एक साथ लिया जाता है तो बच्चों सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में सिंगल गुड्स का प्रोडक्ट यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में 2 गुड्स एक साथ जॉइंटली यूज करके, जैसे चाय और चीनी दोनों यूज करके तब मैं चाय पीता हूँ, ठीक। चाय पत्ती और चीनी और दूध तीनों मिला करके मैं एक साथ चाय पीता हूँ, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है, डिमांड में इंक्रीज, डिमांड कब बढ़ती है, ये शुरू से लेकर अभी तक के सारे वीडियो में हम आपको एक एक बार एक्सप्लेन करते आए, अब इसका एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका एक्सप्लेन आप सब लोग करिएगा। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध हो, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग हमारे वीडियो से हो करके गुजरें, और ध्यान रखो एक बार नहीं, कम से कम इसे वीकली बार बार देखते रहो। अगर बार बार आप देखते रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारे MCQs बदल सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये अपने माइंड में रखो, हमेशा ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने का प्रयास करेगा। अभी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें हमारे बच्चों ने हमें फ़ोन करके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। कॉर्पोरेट अकाउंट से और कास्ट अकाउंट से लगभग उनके 95% क्वेश्चंस हमारे बताए हुए MCQ से आए हैं। जो करेक्ट कंप्लीट MCQ नहीं भी हैं तो एक्सप्लेनेशन से हमारे बच्चों ने उसे सही करके आए हैं, और हम ऐसे ही शुभकामनाएं आप सभी लोगों को भी देते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% हमारे MCQ को पढ़ करके जाएं और 100% रिजल्ट लेकर के आएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।